Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये हम लोग यूजीसी नेट के होम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2013 का है। इसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। तो ये जो क्लास है ये फोर्थ आप देखेंगे तो ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो सब होम साइंस से रिलेटेड हैं। तो आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मेन सिलेबस यही है और कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जब हमारा सिलेबस कॉमन है, कुछ टॉपिक्स कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि हमें टीजीटी के लिए अलग पढ़ना है, पीजीटी के लिए अलग पढ़ना है, नेट के लिए अलग पढ़ना है। हम मान के चलते हैं अकॉर्डिंग 60 to 70% जो हमारा क्वेश्चन है या सिलेबस है वो सब में लगभग सिमिलर होता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आज क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी क्लास शेयर जरूर कर दें। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। ये फेसबुक पेज है, अगर कोई क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती है तो उस क्लास का लिंक आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 35 तक कर लिए थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सेकेंड, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है क्या, असर्शन और रीजन। तो हमारा असर्शन क्या है, फूड इरेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच फूड इज एक्सपोज टू आयनाइजिंग एनर्जी। जो फूड इरेडिएशन एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है। तो ये सही है कि जो फूड इरेडिएशन है ये फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है जिसमें आयनाइज्ड एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसमें आयनाइज्ड एनर्जी का प्रयोग करके फूड को, जो भी हमारा आयनाइज्ड एनर्जी जा रही है यहाँ पे हम फूड को रखते हैं जिससे फूड आयनाइज्ड एनर्जी फूड के साथ रिएक्ट करती है। इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फूड इरेडिएशन जो एक प्रोसेस है ये फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है। तो हमारा असर्शन तो हमारा सही हो गया। रीजन क्या है, यूजुअली आइसोटोप्स ऑफ सेलेनियम एंड क्रोमियम आर यूज्ड। इसमें का क्या कहा गया है कि सेलेनियम और क्रोमियम के आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो सही है कि जो हमारा ये इरेडिएशन है, फूड इरेडिएशन फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। और फूड प्रिजर्वेशन से बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फूड की जो है वो सेफ्टी इंप्रूव होती है, उसकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव होती है, और उसमें जो भी फूड में माइक्रोब्स प्रेजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि जो ये आइसोटोप्स हैं ये सिलेनियम और क्रोमियम के ना होके कोबाल्ट और सीजियम के होते हैं। तो कोबाल्ट 60, उसके बाद सीजियम 137, ये हमारे आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। सिलेनियम और क्रोमियम यूज नहीं किया जाता है। तो हमारा क्या असर्शन सही है बट रीजन हमारा गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। असर्शन क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेट गेन इन इन्फेंट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ देयर हेल्थ असेसमेंट। इन्फेंट्स हम कैसे बताएंगे कि जो भी इन्फेंट है वो हेल्दी है, कैसे बताएंगे, उसका जो वेट गेन है, इन्फेंट में जो वेट गेन हो रहा है हम उसको रेगुलर मॉनिटर करेंगे। अगर एक सीक्वेंस में एक जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्फेंट का वेट बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो इन्फेंट है वो हेल्दी है। तो हमारा असर्शन जो है ये सही है। रीजन क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ हेल्दी बेबी शुड डबल इट्स वेट इन अ ईयर। यहाँ पे कहा गया कि जो हेल्दी बेबी है वो 1 साल में अपना वजन डबल करता है। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो इन्फेंट है, जो हेल्दी बेबी है, वो 6 मंथ में वेट डबल करता है और 1 ईयर पे उसका वेट
3 टाइम्स हो जाता है। तो हमारा असर्शन सही है लेकिन हमारा रीजन गलत है। जैसे एट अ टाइम ऑफ बर्थ अगर बच्चा 2.5 केजी का है तो 6 मंथ के बाद उसका वजन कितना होगा? 5 केजी होना चाहिए। यही अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में उसका वजन कितना होना चाहिए? 7.5 केजी। देखो वन एट अ टाइम ऑफ बर्थ 2.5 केजी, 6 मंथ पे जस्ट डबल हो गया 5 केजी, और 1 ईयर पे ट्रिप इसका 3 गुना हो गया 7.5 केजी। तो हमारा जो रीजन है ये गलत है, बट हमारा जो असर्शन है वो सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो यहाँ पे ये ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन और रीजन। गैस्ट्रिक अल्सर्स आर localized erosion of the mucosal lining of the alimentary tract that is come in contact with the pancreatic juice। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? localized erosion of mucosal lining of the alimentary tract that is come in contact with the pancreatic juice। लेकिन इसमें कहाँ पे बताया गया है कि पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? ये स्टमक, ठीक है, स्टमक में, इसोफेगस में और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? ये हमारा इरोजन होता है, लेकिन किस पैंक्रियाटिक जूस की वजह से नहीं, गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ए जो है ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? हाईली नर्वस, इमोशनल, एम्बिशियस एंड एग्रेसिव इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन टू अल्सर। हमारा रीजन सही है। ऐसे पर्सन जो इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या एग्रेसिव होते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं उनमें जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? असर्शन क्या है? इन थ्योरी वाई, जो हमारा थ्योरी वाई है, द एटीट्यूड हेल्ड बाय द मैनेजर इज ऑप्टिमिस्टिक। और जो इसमें जो मैनेजर का जो एटीट्यूड है, या हम बोल सकते हैं उसका जो काम करने का तरीका है वो आशावादी होता है। उसके बाद हमारा रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है ही बिलीव्स दैट एम्प्लॉय अंडर प्रॉपर कंडीशन नीड टू बी गाइडेड एंड सुपरवाइज्ड। तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है? जो थ्योरी वाई हमारी है, हमारा ये असर्शन तो हमारा सही है कि थ्योरी वाई में जो मैनेजर है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है या आशावादी होता है, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वे में होता है। तो हमारा असर्शन सही है। बट रीजन यहाँ पे क्या दिया है कि जो एम्प्लॉय हैं उनके एक प्रॉपर कंडीशन है, उनको गाइड करना और उन पर नजर रखना जरूरी है, बट ये नहीं है। हमने थ्योरी वाई में क्या पढ़ा है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं या पीपल हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अपने जो उनका चैलेंज है या उनका वर्क है उसको एंजॉय करते हैं। तो हमारा रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पढ़ा है, जो कि हमारा ह्यूमन वर्क मोटिवेशन से रिलेटेड है। थ्योरी एक्स कई बार पूछा जाता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है थ्योरी ऑफ ह्यूमन वर्क मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट। वर्क का मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसको दिया किसने है? इसको दिया है डगलस मैक जॉर्ज ने। डगलस मैक जॉर्ज ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया। तो हमारा इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 40, द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग सोशल इविल्स आर। सोशल इविल्स मीन्स सामाजिक बुराई। जो सामाजिक बुराई बढ़ रही है इसका क्या रीजन है, क्या कॉज है? हमारे ऑप्शंस क्या है? लैक ऑफ क्रिएटिव पेरेंटिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर जॉब नॉट फॉर लाइफ। यहाँ पे जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल है, जो पेरेंट्स बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। उसके बाद जो एजुकेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉब के लिए है, ना कि लाइफ के लिए, कि लाइफ को अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसा उसको यूजफुल बनाया जाए, उसको ना होके जॉब ओरिएंटेड हो गई है कि हमें कितना पढ़ लें, कैसे पढ़ लें कि जॉब मिल जाए।
उसके बाद अनहेल्दी मास एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। अनहेल्दी मास एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन मीन्स जो सोशल मीडियाज यूज करना, और वहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी फेक न्यूज, और अनहेल्दी मीन्स जो भी वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो अनहेल्दी इन्फॉर्मेशन। नो emphasis is given regarding human values, civic responsibility and learning life skills। और यहाँ पे जो भी उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जो वैल्यूज दी जा रही हैं, वो उनको हमारे सोसाइटी से रिलेटेड या बेसिक ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, उनको लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या लाइफ स्किल्स सीखना चाहिए, इस बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो हमारे ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से सोशल इविल्स या सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। क्यों? जो पेरेंटिंग की स्टाइल है वो क्रिएटिव नहीं है। जो आजकल हम एजुकेशन दे रहे हैं वो जॉब ओरिएंटेड हो गई है, ना कि लाइफ ओरिएंटेड। और जो हम लोग जो मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वहां से हम अनहेल्दी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यूज दी जा रही हैं वो हमारी जो हमारा सोसाइटी है, हमारे जो कल्चर है, या हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारे अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, इससे रिलेटेड वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं। तो हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे कि ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन एंड रीजन। डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विद ओनली डिसेबल्ड वंस। जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको सिर्फ डिसेबल पर्सन के साथ पढ़ाना है, तो ये गलत हो जाएगा कि जो डिसेबल चिल्ड्रन है जरूरी नहीं उनको डिसेबल चिल्ड्रन के साथ ही पढ़ाया जाए, उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ में भी पढ़ाया जा सकता है। ओनली डिसेबल्ड कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड। और इन्होंने असर्सन का रीजन क्या दिया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं वही सिर्फ डिसेबल बच्चों की प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज क्या हैं उन्हीं को समझ सकते हैं। तो हमारा रीजन भी गलत है। तो हमारा जो बोथ असर्सन एंड रीजन आर फॉल्स या रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। असर्सन क्या है? हेल्पिंग द नीडी, होमलेस, abused and street children should be made compulsory to all the government employees and business holders for a nation's progress। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बिजनेस होल्डर्स हैं, इनको क्या करना है कि उनको बताना है कि जितने भी नीडी, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, या ऐसे लोग जो जिन स्ट्रीट चिल्ड्रन, इन लोगों का मदद करना। क्यों मदद करना? जिससे जो हमारा नेशन है, जो हमारे राष्ट्र है, उसकी प्रगति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या जो बिजनेस होल्डर्स हैं वो आगे आए, या जो नीडी लोग हैं, होमलेस पीपल हैं, इनकी मदद करें। तो असर्सन तो हमारा सही है। रीजन क्या दे रखा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। और ये भी कहा गया है कि ऐसा करने के लिए लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो रीजन हमारा गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? असर्शन एंड रीजन। डोमिनेंस ऑफ द अनप्लीजेंट इमोशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड डिस्टॉर्ट देयर आउटलुक ऑन लाइफ एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। यहाँ पे बताया गया है कि चाइल्डहुड में अगर बच्चे को अनप्लीजेंट इमोशंस मिलते हैं, या जो उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, या जो उनकी लाइफ है, यहाँ पे हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी है, किसकी? एरिक एरिक्सन की साइको सोशियल थ्योरी। साइको सोशियल थ्योरीज में हम लोगों ने 8 स्टेजेस पढ़ी हैं। हमने जिसमें पढ़ा है, फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यहीं से स्टार्ट होता है जो चाइल्डहुड है, जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो वो सीखते हैं फैमिली से। अगर यहीं से उनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या इनके अनप्लीजेंट इमोशंस आ रहे हैं, तो उनका जो लाइफ को लेके जो उनका नजरिया है, या रिलेशनशिप को लेके उनका जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा असर्सन सही है। उसके बाद रीजन क्या दे रखा है? एज दे डू नॉट ट्राई टू स्टेब्लिश वार्म एंड फ्रेंडली कॉन्टेक्ट विद अदर्स बिकॉज ऑफ देयर डिसएग्रेबल बिहेवियर। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ, या उनके जो क्लोज क्लोज रिलेटिव्स हैं, या क्लोज पर्सन है, या जो भी आसपास हैं,
उनके साथ वो प्रॉपरली फ्रेंडली कॉन्टेक्ट या फ्रेंडली बिहेवियर नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि एट अ चाइल्डहुड उनके साथ जो भी उनका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इशू रहा है या जो डेवलपमेंटल इशू रहा है, ये एक रीजन है। तो इनके डिसएग्रेबल बिहेवियर का एक रीजन ये भी है। तो हमारा रीजन और असर्शन दोनों सही हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? डेनिम फैब्रिक इज जनरली मेड ऑफ ओपन एंड रोटर yarns in both warp and weft। तो हमारा असर्शन सही है कि जो डेनिम फैब्रिक बनते हैं उनमें जो वार्प और वेफ्ट yarns हैं, इनके एंड बिल्कुल ओपन होते हैं। तो हमारा ये असर्शन सही है। रीजन क्या दे रखा है? दिस मेथड इज लेस लेबर इंटेंसिव, फास्टर देन कन्वेंशनल स्पिनिंग मेथड, हाउएवर इट इज लिमिटेड टू कोर्सर yarns। तो ये भी सही है कि जो हमारा ये ओपन एंड रोटरी यार्न सिस्टम है, इसमें हमें लेबर की जरूरत कम पड़ती है। ये हमारा कन्वेंशनल जो स्पिनिंग मेथड है उससे ज्यादा फास्टर भी है, और इसमें कोरस यार्न लिमिटेड बनते हैं। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? Assertion: it is possible to dye textile containing fibers having different dye affinity with one solid color using a single dye bath। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कोई टेक्सटाइल फाइबर है या फैब्रिक है जिसकी डाई कलर करने की एफिनिटी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें एक सॉलिड कलर देने के लिए एक सिंगल डाई बाथ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सही है। जैसे कोई कपड़ा हमने बनाया मिक्स फैब्रिक का, ठीक है, मिक्स, हमने यहाँ पे वूल यूज किया, हमने यहाँ पे कॉटन यूज किया, हमने यहाँ पे सिल्क यूज किया, यहाँ पे हमने रेयॉन यूज किया, हमने मिक्स फाइबर्स को लेके एक फैब्रिक बनाया। उसके बाद हमने एक जैसे रेड कलर हमने लिया, रेड कलर का डाई था, उसमें हमने इसको डिप कर दिया। तो कॉटन अपने अकॉर्डिंग रेड ले लेगा, सिल्क अपने अकॉर्डिंग रेड को एब्जॉर्ब करेगा, सारे फाइबर्स रेड को एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन अपने अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो ये एक सॉलिड कलर में ये फैब्रिक बन जाएगा। देन इसका हमारा असर्शन सही है। देन रीजन क्या है? Dyes having affinity for different fibers types can be used to produce only one solid color। और ऐसे ऐसे डाई जिनकी अलग अलग फाइबर के लिए अलग अलग डाई के लिए अलग अलग फाइबर की अलग अलग एफिनिटी है, मतलब हर एक फाइबर अपना अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करके एक सॉलिड कलर दे सकते हैं। तो हमारा रीजन भी सही है। तो हमारा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, हमने यहाँ पे दो डाई पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है यूनियन डाई, दूसरा हमने पढ़ा है क्रॉस डाई। तो यहाँ पे आपको बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनियन डाई एंड क्रॉस डाई दोनों हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा है कि हमें एक सॉलिड कलर, एक से हमें एक सॉलिड कलर मिलता है और एक से हमको पैटर्न, जैसे हमने रेड कलर लिया तो रेड पिंक सेम कलर के पैटर्न्स मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे दो डाई पढ़ी है, यूनियन डाई एंड क्रॉस डाई। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? असर्शन: जनरल फटीग्स result from the stress of performing tedious and boring activities and this lacks personal satisfaction। जनरल फटीग कैसे आता है? अगर कोई पर्सन है काम कर रहा है लेकिन जो उसको काम दिया गया है वो टीडियस है, बोरिंग है, उसके बाद भी वो काम कर रहा है, तो उससे क्या, उसको फटीग आएगा, थकान होगी और उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। तो असर्शन हमारा सही है। उसके बाद रीजन क्या दे रखा है कि स्ट्रेनस एंड डिसलाइक एक्टिविटीज व्हेन परफॉर्म्ड बाय वर्कर, दिस मे लीड टू फटीग एंड स्ट्रेस एंड हेंस द वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड। सेम यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई पर्सन है या कोई वर्कर है, उसको अगर जो एक्टिविटीज उसको पसंद नहीं है और ऐसे थकान वाली एक्टिविटीज अगर उसको दी जा रही हैं, इससे क्या है, वर्कर बिना मन के काम करेगा। तो बिना मन के काम करेगा तो उसको थकान लगेगी, थकान लगेगी, वो ढंग से काम कर नहीं पाएगा, उसको स्ट्रेस होगा और वर्कर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो हमारा असर्शन और रीजन ये दोनों सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। असर्शन क्या है? ह्यूमन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिफर टू ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन इंजीनियरिंग को हम
एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसको हम एक ह्यूमन फैक्टर कह सकते हैं। तो हमारा असर्शन जो है ये हमारा सही है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, द फोकस ऑफ द स्टडीज ऑन वर्क फटीग। एर्गोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एर्गोनॉमिक्स स्टडी का काम क्या है, इसका काम है प्रोडक्टिविटी पे काम करना, प्रोडक्टिविटी है, सेफ्टी है, इस पे काम करना, ना कि वर्क फटीग पे। तो हमारा असर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 47 का ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है, एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपको कहीं पे TOT भी लिखा हुआ मिले, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली बट द टू और सेम। हम एक्सटेंशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं या एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, बट ये दोनों चीजें एक नहीं है। ये एक्सटेंशन अलग है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है, बट इन दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो असर्शन हमारा गलत हो गया है। यहाँ तक तो सही है कि इंटरचेंजेबली हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कह दिया कि टू और सेम ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही है, तो ये गलत हो गया, असर्शन हमारा गलत हो गया। रीजन क्या है, एक्सटेंशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। एक्सटेंशन जो है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है, इंक्लूड एडिशनल फंक्शंस ऑफ इनपुट सप्लाई एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन हमारा ये एजुकेशनल प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी हमने टेक्नोलॉजी को पढ़ा है या देखा है उसको फार्म में अप्लाई करना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। और एक्सटेंशन जो है हमारा ये एजुकेशनल बेस्ड है। तो रीजन हमारा सही है, असर्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्या है, असर्शन क्या है, इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। इंटरप्रेन्योर्स जो है वो पैदा होते हैं, वो बनते नहीं है। तो ये हमारा असर्शन जो हो गया गलत हो गया। जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी अपना स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है जो वो पैदा हुए तो उनके पास सारी स्किल्स थी, उन्होंने धीरे धीरे सीखा, उसके बाद अपना सेटअप स्टार्ट किया। तो असर्शन हमारा जो असर्शन है ये गलत हो गया। रीजन क्या है, entrepreneurs are also made by the financial and promotional support given by the government। इंटरप्रेन्योर्स को अगर गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल और प्रमोशनल सपोर्ट बनता है, किसी भी पर्सन को अगर गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल और प्रमोशनल सपोर्ट मिलता है तो वो भी इंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो हमारा रीजन जो है ये सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। अरेंज द फॉलोइंग फूड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू विटामिन सी कंटेंट। विटामिन सी कंटेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स जो पहला प्रोडक्ट होगा हमारा उसमें विटामिन सी हाई होगी और जो लास्ट होगा उसमें विटामिन सी सबसे कम होगा। तो हम इसको अरेंज करते हैं। ऑप्शंस क्या है, एग, डेट्स, आंवला, स्पिनच और एप्पल। तो आंवला सबसे पहले हो जाएगा हमारा आंवला, फिर स्पिनच, फिर एप्पल, उसके बाद डेट्स, फिर एग। देखो 3 4 5 2 1 हमारा डी वाला ऑप्शन जो ये है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 51। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या है, गिव द सिक्वेंशियल ऑर्डर टू द स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स। एथेरोस्क्लेरोटिक जो लीजन्स हो रहे हैं उनके लिए हमको प्रॉपर जितने भी हमारे स्टेजेस दे रखी हैं इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इनके सीक्वेंस में क्या आएगा, हमारे ऑप्शंस क्या हैं, फैटी स्ट्रीक, formation of connective tissue cell with fat and cholesterol, thickening of intimal layer, plaque formation, atheroma formation, ulceration and thrombosis। जब भी हम एथेरोस्क्लेरोटिक या फिर CVD से रिलेटेड कोई चीज पढ़ते हैं तो थ्रोम्बोसिस जो है ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो देखो थ्रोम्बोसिस 7 लास्ट में किसमें है, तो ए और डी में है, तो ये दोनों हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो इनको हम कट कर दिया। हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो गई कि अब ये दो ऑप्शंस में हमको सेलेक्ट करना है हमारा सही कौन सा है। और एथेरोस्क्लेरोसिस बनता किससे है, जहाँ पे हमारे पास फैट कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा होने लगता है ल्यूमेंस में तब बनता है। तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विद फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल
इकट्ठा होने लगता है तो सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद जब सेल्स पे फैट और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज पे अगर फैट और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है तो क्या थिक होने स्टार्ट हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ इंटीमल लेयर्स, थिकनिंग हो जाएगा। थिकनिंग हो जाएगा तो फैट इकट्ठा हो रहा है तो फैटी स्ट्रीक हो जाएगा, फैटी स्ट्रीक हो जाएगा। फैटी स्ट्रीक के बाद प्लेग का फॉर्मेशन हमने देखा है ना, जो हमारे ल्यूमन्स हैं या हार्ट वॉल्व्स हैं वहां पे जब फैट ऐसे इकट्ठा होने लगता है उसको हम बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशन, तो प्लेग फॉर्मेशन हो गया। प्लेग फॉर्मेशन के बाद एथरोमा फॉर्मेशन, अल्सरेशन और थ्रोम्बोसिस, तो हमारा ऑप्शन डी वाला जो ये है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर यूज्ड इन फूड सर्विस यूनिट। किसी भी चीज को अगर आपको किसी भी चीज को परचेज करना है या कुछ करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, अगर आपको सिंपल सा मान लो आपको एक पेन भी चाहिए तो आप देखते हो पहले क्या, उसके स्पेसिफिकेशन देखते हो, आपको ब्लू चाहिए या ब्लैक पेन चाहिए। फिर आप देखते हो कि आपको कौन से ब्रांड का पेन चाहिए, आपको किस टाइप का पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए। सबसे पहले क्या आप स्पेसिफिकेशन देखते हो चीजों का कि आपको कैसी चीजें चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट स्पेसिफिकेशन हो जाएंगे। जब स्पेसिफिकेशन हो गया हमारे पास, फिर हम देखेंगे क्या, हमारा जो भी, एक सेकेंड, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर यूज्ड इन द फूड सर्विस यूनिट। फूड सर्विस यूनिट में हमें जो, हाँ सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमें देखना होगा हमारी नीड क्या है। जैसे हमको सिंपल सा कोई पेन चाहिए तो हम देखेंगे हमारा सबसे पहले हमारी नीड क्या है, तो हमारा रिकॉग्निशन ऑफ, सबसे पहले हमारी नीड, जब हमें जरूरत, हमें पता हुआ कि हमें पेन चाहिए, फिर हमें कैसा पेन चाहिए, उसके बाद हम उसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। जब हमारे पास स्पेसिफिकेशंस भी आ गए, फिर हम देखेंगे हमें खरीदना कहाँ से है, या सिलेक्शन सोर्स, या हम उसको कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम आसपास अपनी मार्केट देखेंगे, मार्केट में प्राइसिंग देखेंगे कि हर जगह पे अलग अलग प्राइस है, तो हमें प्राइस चेक करना होगा। जब हमने प्राइस चेक कर लिया उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया हम अपना इनवॉइस देखेंगे। अब इनवॉइस देखने के बाद हम मेंटेन करेंगे अपना रिकॉर्ड। तो देखो एक बार, कोई भी हमें परचेज ऑर्डर या कोई भी सर्विस, कोई भी चीज अगर हमें देख रहे हैं, सबसे पहले हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सेटअप कर रहे हैं या कोई भी हम एक्सटर्नल प्रोग्राम, एक्सटेंशन का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमको नीड देखना है, हमें ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत के बाद हम देखेंगे उस ज़रूरत के लिए हमें क्या क्या चीज़ें या कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आप जब क्लियर कर लोगे, सबसे पहले हमारी नीड क्या है, हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, फिर हमारा मार्केट क्या है, हमारा सोर्स क्या है, हम कहाँ से खरीदेंगे। जब ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका सीक्वेंस इजिली अपने आप से बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन कंसिडरिंग देयर IQ लेवल। हमें यहाँ पे मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के IQ लेवल के अकॉर्डिंग उनको बताना है कि क्या है। तो हमारा ऑप्शंस क्या है, मोरॉन, गिफ्टेड, TMR, EMR या जीनियस। तो देखो जो हम अगर सीक्वेंस की यहाँ पे बात करें तो जीनियस जो सबसे ज्यादा, इसका IQ लेवल सबसे अच्छा है, जीनियस हमारा लास्ट में आएगा 5th। तो देखो 5th 5 लास्ट में किसमें है, तो इसमें है सिर्फ, तो ये हमारे एक भी काम के नहीं है। सबसे पहले आएगा मोरॉन, फिर आएगा TMR। TMR का मतलब ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जिनको ट्रेन किया जा सकता है। 4 EMR, जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आता है, गिफ्टेड, फिर सॉरी ये फिर गिफ्टेड, फिर जीनियस। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन IQ लेवल के अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद आती है सीवियर, उसके बाद आती है प्रोफाउंड। अब इनके अगर हम IQ लेवल देखें, जो माइल्ड है जिसमें बस सीवियर मतलब थोड़ा सा IQ चैलेंज्ड है, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंज बच्चा है,
तो इनका आईक्यू कितना होता है 50 to 70। उसके बाद माइल्ड के बाद जो मॉडरेट आते हैं, मॉडरेट में कितना होता है 35 से 50। उसके बाद सीवियर 20 to 50, और जो प्रोफाउंड आते हैं उनका बिलो 20। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना EMR, जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं, वो माइल्ड में आते हैं, कि ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं लेकिन उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो EMR जो हमारे आते हैं ये माइल्ड में आते हैं। मॉडरेट में हमारे TMR आते हैं, जिनको हम सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं। एजुकेटेड मतलब इनको हम यहाँ पे जो बेसिक नॉर्मल एजुकेशन है वो हम इनको नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बट TMR में क्या होता है, ट्रेंड कर सकते हैं इनको हम, इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग इनमें कोई एक स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिससे ये अपने आगे की लाइफ को अर्न कर सके, उसको प्रोडक्टिव बना सके। तो ये हमारे 4 स्टेजेज हैं IQ लेवल के अकॉर्डिंग, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54। राइट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्ले एमंग चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं जब वो खेलना शुरू करते हैं तो वो उनके खेलने की जो स्टेजेज हैं उनके बारे में लिखना है। उनके खेलने का जो डेवलपमेंट है, किस ऑर्डर में वो खेलना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, सॉलिटरी प्ले, ग्रुप प्ले या कोऑपरेटिव प्ले। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बच्चा जब खेलना, सॉलिटरी मीन्स अकेले खेलना, तो बच्चा जब छोटा होता है सबसे पहले क्या अकेले ही तो खेलता है, तो हो जाएगा हमारा सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आपने देखा जो बच्चा छोटा है वो अकेले खेल रहा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ बाहर पार्क में खेल रहा है, तो पार्क में 4 बच्चे और खेल रहे हैं, इन चारों बच्चों को आपस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैरेलली वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आता है पैरेलल प्ले। फिर आता है एसोसिएटिव प्ले, मीन्स एक दूसरे के साथ खेलना, एसोसिएटिव प्ले। उसके बाद आता है ग्रुप प्ले, ग्रुप में खेलना, फिर कोऑपरेटिव प्ले। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन फैशन मर्केंडाइजिंग। फैशन मर्केंडाइजिंग का सीक्वेंस क्या है, मीन्स अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है जिसमें आपको क्लॉथ्स का कोई मार्केट सेटअप करना है, वहां पे आपको फैशनेबल प्रोडक्ट देना है कि फैशन में या ट्रेंडिंग में क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे चेक करेंगे आपकी मार्केट जो है वो ट्रेंड करे। तो ऑप्शंस क्या है, अवेयरनेस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड फैशन फोरकास्ट, सैम्पलिंग, नॉलेज एंड सोर्सिंग ऑफ फैब्रिक एंड ट्रिम्स, सेलिंग, निगोशिएशन विद वेंडर्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हमने अभी पढ़ा था कि हम अपनी नीड्स को देखेंगे, नीड्स के बाद हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। अब यहाँ पे हमें फैशन मार्केट बनानी है। अब फैशन मार्केट बनानी है तो हमें मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में और इन फ्यूचर क्या क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अवेयरनेस, हमें मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अवेयरनेस हो गया। उसके बाद अब हमने सोच बना तो लिया कि हमें फैशन क्लॉथ्स बनाने हैं, हमने मार्केट का एक सिंपल सा सर्वे भी कर लिया। अब सर्वे करने के बाद क्या है, हमें उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उनके हमें सोर्स पता होने चाहिए, फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा नॉलेज एंड सोर्सिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड ट्रिम्स ये हो जाएगा। उसके बाद हमने अपनी मार्केट देख ली, हमने उसमें फ्यूचर फोरकास्ट क्या होने वाला है ये देख लिया, हमने अपने फैब्रिक्स देख लिए। अब हमको फैब्रिक खरीदना कहाँ से है, अब हम ढूंढेंगे वेंडर्स को। तो वेंडर्स हमें मिले, 10 वेंडर्स मिले। अब यहाँ से हम निगोशिएट करना स्टार्ट करेंगे कि कौन से वेंडर से हमें सबसे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो निगोशिएशन विद वेंडर्स, निगोशिएशन होगा तो हम एक साथ, तो सारा आपने देखा है ना, जब भी आपको कुछ बड़ा सामान खरीदना होता है, घर का राशन लाना है इकट्ठे, अगर हमें 50 किलो चावल लाने हैं तो हम तुरंत जाके 50 किलो चावल नहीं ले आते हैं, हम पहले 1-2 टाइप के चावल थोड़े थोड़े लाके देखते हैं, सैंपल देखते हैं। तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन था आपके लिए यूनियन डाई और क्रॉस डाई दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास में हम 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। और क्लास अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथ अभी सारे फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए।
और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।